दिल्ली की कोंडली से आप विधायक मनोज कुमार ने न्यू अशोकनगर थाने के एडिशनल एसएचओ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एमएलए का आरोप है कि एसएचओ ने एक दुकानदार के साथ हुई मारपीट की न तो शिकायत दर्ज की और न ही उसका मेडिकल कराया। आज से आम आदमी पार्टी की सदस्यता की देशव्यापी अभियान शुरू हो रहा है। आज से इस सदस्यता अभियान का नाम मैं भी आम आदमी हूं रखा है। आपकी सदस्यता का अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। आपने अपनी सदस्यता के लिए कोई शुल्क नहीं रखा है। देश के किसी कोने का कोई भी आदमी आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म को भरकर पार्टी का सदस्य बन सकता है। आपके इस सदस्यता अभियान का संयोजक गोपाल राय को बनाया गया है। कम्युनिस्ट विचारधारा वाले गोपाल राय ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आपने सदस्यता अभियान के साथ ही देश की ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान किया है। पार्टी हरियाणा की सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। टीवी पत्रकार आशुतोष पत्रकारिता का पेशा छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। आशुतोष IBN 7 के प्रबंध संपादक थे। मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया है और आगे क्या होगा मैं अभी तो फिलहाल नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये बात सही है कि मैं आम आदमी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भारत की राजनीति में एक नई दिशा देने का काम अपनी पार्टी ने किया है। और आशुतोष के आप में शामिल होने की संभावना पर पार्टी ने खुशी जाहिर की है। आप नेता कुमार विश्वास ने कहा है कि आशुतोष एक जिम्मेदार नागरिक हैं और ऐसे लोगों की आपको जरूरत है। और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भारत की राजनीति में एक नई दिशा देने का काम आदमी पार्टी ने किया है। और मैं इस बारे रिश्वतखोरी के खिलाफ दिल्ली सरकार के हेल्पलाइन नंबर का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया है कि फोन नंबर के जरिए अब तक घूसखोरी के 53 मामले सामने आए। 3800 फोन कॉल आए। इसमें बातचीत करने पे 53 सीरियस निकले। उसमें से कहा 38 लोगों ने काउंसलिंग करके लाएंगे। केजरीवाल ने 11 जनवरी से दिल्ली में जन शिकायत निवारण व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया था। केजरीवाल ने कहा है कि लोकायुक्त एक स्वतंत्र विभाग होगा। 15 जनवरी तक लोकायुक्त का मसौदा तैयार कर लिया जाएगा। दिल्ली में मुकदमों के बोझ को हल्का करने और आपराधिक वारदातों के निपटारे के लिए 47 नई अदालतें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस मामले में बुधवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की थी। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आम आदमी पार्टी का असर खूब दिख रहा है। वसुंधरा ने पहले खुद कम खर्चे की दिशा में कदम उठाया और अब अपने मंत्रियों को भी सरकारी खर्चों में कटौती के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल संभालने वाली वसुंधरा ने सरकारी बंगला लेने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने विमानों की कॉमर्शियल क्लास में सफर करने का फैसला लिया है। इससे पहले वो सुरक्षा कर्मियों की तादाद पहले ही आधी कर चुकी है। कांग्रेस की अहम सहयोगी एनसीपी भी आम आदमी पार्टी की राह पर चल पड़ी है। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता नवाब मलिक ने झुग्गी झोपड़ियों पर आपकी नीति की तारीफ की है। मलिक ने कहा है कि मुंबई में भी स्लम कॉलोनियों में के लिए दिल्ली की तर्ज पर नीति बननी चाहिए। मुंबई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपने ये प्रदर्शन मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नीरज हाटेकर के निलंबन के खिलाफ किया। आप कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। पानी की आपूर्ति में पारदर्शिता लाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने वाटर टैंकरों की आवाजाही का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। किस टैंकर को कितने बजे कहां पहुंचना है, इसकी जानकारी वेबसाइट पर साझा की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन के लिए अपनी स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन कर लिया है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया गया है। भ्रष्टाचार के विवाद में रेल मंत्री की कुर्सी गंवाने वाले पवन बंसल को गुजरात और राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रभारी बनाया गया है, तो राहुल गांधी के करीबी जितेंद्र सिंह को बेहद अहम उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है। मंत्री सुशील कुमार शिंदे को बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, तो पीसी चाको को दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, जबकि रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है।
कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी स्क्रीनिंग कमेटियों को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 17 जनवरी को एआईसीसी की बैठक के बाद उम्मीदवारों के चयन का काम शुरू हो जाएगा। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटियों में सभी प्रभारी महासचिवों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और विधानमंडल के नेताओं को सदस्य बनाया गया है। पार्टी की योजना जनवरी के अंत तक 150 से 200 उम्मीदवारों के ऐलान का है। आरएसएस ने बीजेपी को विधानसभा चुनावों की कामयाबी पर ज्यादा उत्साहित न होने की नसीहत दी है। संघ ने बीजेपी को आपको भी हल्के में न लेने की सलाह दी है। हैदराबाद में आरएसएस और बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, भैया जी जोशी और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी समेत संघ और बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने शिरकत की। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण से मुलाकात की। लक्ष्मण को एक स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर घूस लेते पकड़े जाने पर पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। मोदी ने प्रवासी भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए भी पीएम पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे भी विश्वास है कि अच्छे दिन 4-6 महीने में आने वाले हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मोदी पर तीखा हमला किया है। राज ने कहा है कि मोदी को पीएम बनना है तो सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मोदी से गुजरात का कसीदे पढ़ना छोड़ पूरे देश की बात करने की नसीहत की। मुजफ्फरनगर के राहत शिविरों में ठंड से ठिठुरते लोगों से बेपरवाह यूपी सरकार फिल्मों को अनुदान बांटने में मशगूल है। अखिलेश सरकार ने माधुरी दीक्षित की फिल्म डेढ़ इश्किया और सैफ अली खान की फिल्म बुलेट राजा को 1 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के घरेलू जलसे सैफई महोत्सव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की चरणों में बैठे नजर आए। मेरठ रेंज के आईजी आशुतोष पांडे घुट्टों के बल बैठकर अखिलेश की बात सुनते कैमरे में कैद किए गए आईजी। ये वही आईजी आशुतोष पांडे हैं जिन्होंने 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस के मुजफ्फरनगर में लश्कर की साजिश के दावे को खारिज करते हुए कहा था कि इस तरह की थ्योरी राहुल गांधी के दावे को सही साबित करने के लिए गढ़ी जा रही है। मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों ने अखिलेश सरकार के ठुमका मार समाजवाद पर सवाल खड़े किए हैं। दंगा पीड़ितों ने कहा है कि वो ठंड से मर रहे हैं और सूबे की सरकार फिल्मी हस्तियों के ठुमके देखने में मशगूल है। मुजफ्फरनगर में मातम और सैफई में यूपी सरकार के जश्न पर आपने तीखा हमला किया है। पार्टी ने कहा है कि 32 बच्चे ठंड में ठिठुर कर मर गए और समाजवाद के ठेकेदार सैफई में रशियन डांस का मजा लेने में मस्त है। जिस मुखिया के घर में 32 नौनिहाल मर जाए ठंड से, वो एक गैस के हंडे के नीचे बैठकर विदेशी नृत्यांगनाओं का डांस कैसे देख सकता है? मुझे समझ में नहीं आता। शायद राजनीति सवाल। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने अपने मंत्री मनोज पारस के खिलाफ चल रहे बलात्कार के मामले को वापस लेने का फैसला किया है। पारस के गृह जिले बिजनौर में साल 2007 में रेप का केस दर्ज हुआ था। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार के कानून महकमे ने बिजनौर के डीएम को चिट्ठी लिखकर पारस के ऊपर चल रहे केस को वापस लेने का फरमान दिया है। इस फैसले के पीछे अखिलेश सरकार ने जनहित का हवाला दिया। मनोज पारस अखिलेश सरकार में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन मंत्री हैं। फिलहाल पारस विदेश दौरे पर गए यूपी के मंत्रियों विधायकों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। मुंबई की एक मॉडल के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वर्सोवा की रहने वाली मॉडल ने 4 आरोपियों पर नए साल की पूर्व संध्या पर उसके साथ नशे की हालत में गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक हैदराबाद में उसके साथ बलात्कार किया गया। मुंबई पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 0 एफआईआर दर्ज कर मामले को हैदराबाद पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। मुंबई की मशहूर मॉडल रोजलिन खान के नाम पर ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये गैंग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर रोजलिन की फोटो के जरिए सेक्स रैकेट चला रहा था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सोशल नेटवर्किंग साइटों पर रोजलिन की निजी प्रोफाइल पर पैसे के बदले जिस्म बेचने के प्रस्ताव आने शुरू हुए, जिसकी शिकायत रोजलिन ने मुंबई पुलिस से कर दी। मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो रोजलिन और दूसरी मॉडल्स की फोटो के जरिए ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने वाले इंटरनेशनल गिरोह में शामिल है। मुंबई की एक ज्वेलरी शॉप में लाइव लूट की वारदात का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुलुंड इलाके के इस ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन के 2 घंटे के भीतर ही लुटेरों ने 4.5 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटी।
मुंबई पुलिस ने ओशिवारा इलाके में मीरा टावर में रेड कार से 2 लाख से भी ज्यादा ब्लू फिल्म की सीडियां बरामद की हैं। पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में एक माता पिता को उसके बेटे ने कुरियर से सुसाइड लेटर भेजकर पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। हालांकि अभी तक उसका शव नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि व्यापार में लेन देन के कुछ विवाद को लेकर वो शख्स काफी दिनों से परेशान था। गाजियाबाद में एक महिला ने शराबी पति से झगड़े के बाद अपने 4 बच्चों को नूडल्स में जहर मिलाकर खिला दिया। बच्चों के खाने में जहर मिलने के बाद महिला ने भी खुदकुशी कर ली। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शिमला से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में रहने वाले एक शख्स ने अपने हाथों से अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी। इस सनकी शख्स ने बच्चों का कत्ल करने के बाद अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया। इसके बाद इसने खुद भी अपनी जान देने की कोशिश की। फिलहाल नजदीकी अस्पताल में पति पत्नी का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक अस्पताल से एक नवजात बच्चे की चोरी हो गई। बच्चे की चोरी का ये पूरा मामला अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस वाकये के बाद एक बार फिर से अस्पताल की लापरवाही का खुलासा हुआ। देश के करीब 20,000 कारोबारियों के मोबाइल पर आए एक एसएमएस से हड़कंप मच गया है। एसएमएस में लिखा था कि हमें तुम्हारे नाम की सुपारी मिली है। तुम्हारी मौत चाहने वाले ने 10 लाख रुपए दिए हैं, बचना है तो 11 लाख रुपए दो। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एसएमएस भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें एक नाइजीरियाई नागरिक भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 3 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन और 66 सिम कार्ड बरामद किए। एसएमएस भेजने वाले गिरोह ने उगाही के लिए बैंकॉक के एक सर्वर का इस्तेमाल किया है। सर्वर के जरिए फर्जी पतों पर खरीदे गए सिम कार्ड्स की मदद से देश के हजारों ज्वेलर्स को भेजे गए एसएमएस। दिल्ली पुलिस पकड़े गए शातिर ठगों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन लोगों ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। जिनके एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की गैर मौजूदगी के चलते महिला का बस में ही प्रसव हुआ। प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के न होने की वजह से महिला को दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा था। जोधपुर की निचली अदालत में आज यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम के खिलाफ आरोपों पर जिरह शुरू होगी। अभियोजन पक्ष आज से जिला और सत्र अदालत में जिरह शुरू करेगा। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपों पर जिरह के लिए थोड़ा और वक्त मांगा है। बिहार में इंजीनियरिंग के एक छात्र से 1 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। ड्रग्स के गंदे खेल में शामिल इस छात्र को पटना से गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ एक और लड़के को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल से हेरोइन लाने के बाद इंजीनियरिंग का छात्र नीरज पटना और आसपास के छात्रों को इसकी सप्लाई करता था। तब तक वो दर्जनों छात्रों को हेरोइन की लत लगा चुका है, जब तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। दिल्ली पुलिस के जवान अब देर रात तक शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच करेंगे और मौके पर चालान भी काटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आदमखोर बाघिन की दहशत कायम है। आदमखोर बाघिन ने एक और महिला को अपना शिकार बनाया। ये खूंखार बाघिन अब तक 4 जिंदगियां लील चुकी है। बीजेपी ने कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि अटॉर्नी जनरल का कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करना दर्शाता है कि आवंटन में कुछ न कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई थी। बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश के अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में कबूल किया है कि 2005 से कोयला खदानों के आवंटन में कुछ गड़बड़ियां हुई थी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कोल ब्लॉक आवंटन के समय कोयला मंत्रालय का कामकाज भी प्रधानमंत्री देख रहे थे, लिहाजा अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट ने युवाओं की क्षमता में इजाफे और उसे देश निर्माण में इस्तेमाल के लिए इन दिनों लागू 2003 की राष्ट्रीय युवा नीति को राष्ट्रीय युवा नीति 2014 से बदले जाने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में सरकारी टेलीकॉम कंपनियों MTNL और BSNL को 4G स्पेक्ट्रम वापस लौटाने की भी मंजूरी दी गई। BSNL और MTNL को वित्तीय मदद के लिए राहत पैकेज को भी हरी झंडी दिखा दी गई।